नाज़रीन, तमाम तैयारियों के बावजूद, तमाम कोशिशों और सफाई के बावजूद कराची का नक्कासी का सिस्टम तेज बारिश के सामने दोबारा बैठ गया है। आज कराची में होने वाली बारिश के बाद आज भी सड़कें डूबी नजर आई, नालों का पानी आज भी गलियों में बहता रहा। बारिश की वजह से आज शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज भी कई जगहों पर बारिश ही की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां कई जगहों पर पानी में डूबी नजर आई। ये सूरत हाल तब है नाज़रीन जब सूबाई हुकूमत ऐलान और दावे कर रही थी कि जितनी मर्जी बारिश हो जाए हमारी तैयारी मुकम्मल है। फोरकास्ट है सिंध के बेश इलाकों में हैवी रेन्स की, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटीज बना दी गई हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए और सबको वहाँ पे भेज दिया गया है ताकि वो वहाँ पे अपना काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जा सकें अपने लोगों को। तमाम तैयारियों के बावजूद बारिश का पानी कराची को डूबा रहा है। हालांकि आज बारिश का पहला दिन था और बारिश का ये स्पेल अगले 3 दिन तक जारी रहने की पेशगोई है। अगर सिर्फ आज की सूरत हाल का तजिया करें नाजरीन, तो आज बारिश के पानी की निकासी की सूरत हाल तमाम खराबी और मुश्किलात के बावजूद पिछले हफ्ते की बारिश से बहुत बेहतर नजर आई, क्योंकि आज कहीं से भी बारिश का पानी घरों में दाखिल होने की खबर नहीं आई है। आज शहर में कहीं भी जो सीनों और गर्दनों तक पानी खड़ा हुआ कोई नजर नहीं आया, ऐसा कोई मंजर देखने में नहीं आया जैसा कि पिछले हफ्ते की बारिश में हुआ था। गलियां की नाकिस हिकमत अमली की वजह से ये दोबारा भर चुकी है। नाज़रीन, ये सूरत हाल जो आप देख रहे थे ये आज कहीं नजर नहीं आई। एक हफ्ते में कराची बदल चुका है। आज का कराची पिछले हफ्ते के कराची से मुख्तलिफ नजर आ रहा था। इसकी वजह है मशीनरी, अफरादी कुव्वत और वक्त का भरपूर इस्तेमाल, जो कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स अरबों रुपए के फंड्स होने के बावजूद कई साल में नहीं कर सके थे। लेकिन यही काम NDMA ने 4 दिनों में कर दिखाया। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद 4 अगस्त से FWO की टीमें 224 अफराद, इतनी क्रेनें, इतने लोडर्स और फिर इतनी मशीनों ने दिन रात काम किया और इस लगन और नियत में आज कराची के नाले 80% तक साफ हो चुके हैं। NDMA हुकाम का कहना है कि कराची के 3 बड़े नालों में 42 मकामात पर चोक पॉइंट्स थे, जिनमें से बेशतर को क्लियर कर लिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तकरीबन 10,000 टन कचरा नालों से निकाला गया था। अब तक 3 बड़े नालों से 20,000 टन से ज़ायद कचरा निकाला जा चुका है। इस सफाई के हवाले से NDMA की जानिब से कुछ तस्वीर भी जारी की गई। ये खाली तस्वीर नहीं है बल्कि चार्जशीट है उनके खिलाफ जो दहाइयों से कराची पर मुसल्लत हैं, जो कराची के मसाइल पर सियासत तो करते हैं, बयानात भी देते हैं, दिखावा भी करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया जाता। अगर करने की नीयत होती नाजरीन, नालों की सफाई और कचरा उठाने में संजीदगी होती, तो जो काम NDMA ने 4 रोज में करके दिखाया है, शहरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत 2 साल में तो बड़े आराम से कर सकती थी। लेकिन इनसे जब भी पूछा गया, जब भी सफाई का सवाल हुआ, तो यही कहा जाता था कि इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब आज भी यही बात करके खुद को बरियो ज़िम्मा करार दे रहे थे। मुझे काम करने नहीं दिया गया। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि मैं जिस तरह से मैंडेट मिला था मुझे, मैं उनकी खिदमत कर नहीं सका। क्यों? मेरे हाथ बांधे हुए थे। मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है। कचरा उठाने का पावर मेरे पास नहीं है, सीवरेज का पावर मेरे पास नहीं है, CM साहब के पास। हालांकि कराची की बल्दिया उस्मा ने रवां बरस तकरीबन 25 अरब रुपए का बजट मंजूर किया और इसी के और KMC ने गुज़िश्ता बरस 26.5 अरब रुपए का बजट मंजूर किया था। अब बजट से आगे आते हैं नाज़रीन।
केएमसी में 13,000 से ज्यादा मुलाजिम काम करते हैं। मुख्तलिफ नौइयत की 330 के करीब गाड़ियां केएमसी के पास मौजूद हैं। 9 क्रेनें हैं, 20 के करीब डंपर्स भी मौजूद हैं। लेकिन इतने वसाइल होने के बावजूद इनसे वो काम क्यों नहीं हो सका जो काम FWO के 225 लोगों ने 4 रोज में करके दिखाया। मेयर कराची पर एक और एतराज भी आता है और उनके मुखालिफिन करते हैं, और वो ये कि वो वफाक में हुकूमत के इत्तेहादी, अगर वो कराची की सफाई में संजीदा थे तो वो वफाक से फंड्स जारी करवा लेते, वफाकी हुकूमत को अपनी मदद के लिए दरख्वास्त करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हालांकि आज भी कराची की सफाई वफाकी हुकूमत के कहने और कोशिशों से ही हुई है। तो फिर वसीम अख्तर साहब अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में क्यों मसरूफ रहे? अब आ जाते हैं कराची के दूसरे स्टेक होल्डर्स की जानिब नाज़रीन, जो कि है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी इख्तियारात के ना होने और फंड्स के ना मिलने को ही मसाइल की बड़ी वजह करार देती है। अगर पीपल्स पार्टी मसले नहीं हल कर सकती, अगर केएमसी के पास इख्तियारात नहीं है, तो फिर कराची के मसाइल किसी ने तो हल करने। और जब वफाकी हुकूमत ने NDMA को सफाई का काम सौंपा तो इस पर भी पीपल्स पार्टी को एतराज था। NDMA ने 4 दिन में जो काम करके दिखाया है, यकीनन इसके बाद सूबाई हुकूमत को समझ आ गई होगी कि सफाई का काम किस तरह से होता है। आज बारिश के बाद कराची वालों को किस सूरत हाल का सामना करना पड़ा और सूबाई हुकूमत और NDMA की तैयारियों के हवाले से क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। हमारे साथ मेयर कराची खुद मौजूद हैं, वसीम अख्तर साहब। सर, बहुत आपके वक्त का सर, कुछ एतराज़ात जो आप पर उठते रहे हैं, आप उनका वक्तन फवक्तन जवाब भी देते रहे। यकीनन सर आज भी आपके पास उनका जवाब होगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हुई है वसीम अख्तर साहब, वो ये हुई है कि कराची बिलाखिर आज काफ़ी हद तक साफ हो गया। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा था, उसमें आपके फिगर से इत्तेफाक नहीं करूंगा। 20 डंपर हैं केएमसी के पास, वो की मुझे मेयर बनने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स ने डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिए थे। एक क्रेन है मेरे पास केएमसी के पास। अच्छा। और अच्छा सर। 12 डी वाटरिंग पंप हैं, जिसमें से 3 काम करते हैं, बाकी खराब थे। 2-3 मैंने ठीक करा लिए हैं बड़ी मुश्किल से। हमारे पास इतने पैसे नहीं है केएमसी के पास कि हम अपना इक्विपमेंट भी ठीक करा लें। बड़ी खराब कंडीशन में केएमसी का इक्विपमेंट है और जो कि ना होने के बराबर है। तो आपके फिगर से मैं इत्तेफाक नहीं करता जो आपने आवाम को बताए। जहां तक बिल्कुल ठीक नालों के साफ करने का ताल्लुक है, थोड़ा सा अब आपने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दिया था, इसी तरह मुझे जवाब दीजिए। जी मैं सुन रहा हूँ सर, आप मुकम्मल करें। ये जो नाले हैं ना बड़े कराची में, वो है 38 से 40 नाले, ताकि आवाम को क्लियर पिक्चर जानी चाहिए। और क्लियर पिक्चर मैं ही दे सकता हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड पे 4 साल से ये स्ट्रगल कर रहा हूँ। टोटल 500 नाले हैं कराची के डिस्ट्रिक्ट में, छोटे नाले। ये बड़े नाले जो है वो केएमसी के जिम्मे आते हैं। मैंने नाले साफ पहली दफा किए थे 2018 जून तक क्लियर कर दिए थे नाले में। और वो कैसे किए थे कि सुप्रीम कोर्ट के ने एक कमीशन फॉर्म किया था, वाटर कमीशन। हानी मुस्लिम साहब हेड कर रहे थे उसे। उन्होंने मुझे बुलाया एज अ मेयर कि ये नाले, बारिश होने वाली है, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो नाले साफ होने चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि केएमसी के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। 16.5 करोड़ का तनख्वाह में शॉर्टफॉल है। आपने 13,000 मुलाजमीन तो गिनवा दिए। 13,000 मुलाजमीन, 16,500 शॉर्टफॉल तनख्वाहों का। केएमसी की बिजली कटी हुई है। मैंने हानी मुस्लिम साहब से कहा कि मैं केएमसी नहीं कर सकता ये नाले साफ। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर किए कि केएमसी एस्टीमेट बना रही है, वो जो एस्टीमेट बनता है वो पैसे दिए जाएं केएमसी को। 1 अरब 20 करोड़ का एस्टीमेट बना सारे नालों को क्लियर करने का, केएमसी ने बना के दिया। आज तक वो पैसे सिंध गवर्नमेंट ने पूरे नहीं दिए। 50 करोड़ रुपए केएमसी को दिए। केएमसी ने, मैंने खड़े होके 38 नाले साफ कराए 2018 जून तक, बिल्कुल क्लियर नाले मैंने करके दिए। मगर ये सोल्यूशन नहीं है। मैं 4 साल से कह रहा हूं
ये सोल्यूशन नहीं है। जब तक कचरे का डिस्पोजल बेहतर नहीं बनाएगी सिंध गवर्नमेंट, जो कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जब तक सीवरेज का डिस्पोजल सिंध गवर्नमेंट बेहतर नहीं बनाएगी, जो कि सिंध गवर्नमेंट के पास है महकमा, मेरे पास नहीं है। जब सारा कराची का कचरा 16,000 टन कराची कचरा जनरेट करता है एवरी डे, 8,000 टन जाता है लैंडफिल साइट पे। अच्छा वसीम अख्तर साहब, मैं सर आपके क्लेम्स को काउंटर नहीं करता सर, मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं। मुझे कंप्लीट करने दें। मैंने आपको सुना, आप कर लें सवाल मुझसे किया है, मेरा जवाब ले लें। 16.5 करोड़ टन कचरा जनरेट होता है कराची में, 8,000 टन लैंडफिल साइट पे जाता है, 8,000 टन नालों में और सड़कों पे फिरता है। मैं ये बारहा सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका हूँ, लिख के भी दे चुका हूँ। जब मैं 2018 में कचरा नालों से निकाल चुका, उसके बाद एनडीएमए की वार्निंग है इस साल के बारिशें तेज आ सकती हैं। मैंने सर ये बातें सर अजबर हो चुकी हैं लोगों को भी, और आप बारहा कह भी चुके हैं। मैं अगले मसले की तरफ जाना चाह रहा था। आप अकेले बात कर लें, फिर सवाल आपने मुझसे जवाब लेना, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। नहीं सर, चूंकि वक्त कम होता है, मैं तो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि और मजीद बड़ी चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। सारी जवाब दूंगा आपको, मैं सारे जवाब दूंगा, शॉर्ट नहीं कर सकता मैं। आपने कंफ्यूज कर दिया आवाम को, मुझे जवाब देने दें। उसके बाद आज की जो पोजीशन है, एनडीएमए ने वार्निंग दी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएम साहब को बताया कि मैं केएमसी नाले साफ नहीं कर सकती, एनडीएमए की वार्निंग आ गई है, बारिशें बहुत तेज होंगी। सीएम साहब ने मीटिंग कॉल की, हम सब गए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, उसके हेड पे मैं पैसे दे देता हूँ सिंध गवर्नमेंट को ही, सिंध गवर्नमेंट ये नाले साफ कर लेगी। मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, डू इट। सिंध गवर्नमेंट ने नाले साफ करना शुरू किए, उसमें उसी दौरान तेज बारिश हुई, कराची के हाल खराब हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, एनडीएमए को भेज दिया। आज आप खुद देख लें कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त कराची में 3 नाले साफ कर रहा है, एनडीएमए, सिंध गवर्नमेंट एंड केएमसी। तो अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए वसीम अख्तर साहब, अब मेरी बात सुन लें सर, मुझे एक बात बताइएगा। नहीं सर ठीक है, मैं इल्जाम नहीं डाल रहा, आपकी एक बात से मैं एग्री कर गया सर, मैं एग्री कर गया। इतनी लाचारी, इतनी बेबसी जो सिंध गवर्नमेंट की वजह से आप तक आई है सर, मैं उससे 100% एग्री कर गया। मुझे ये बताइएगा वसीम अख्तर साहब कि अगले बल्दियाती इंतखाबात में जब वसीम अख्तर वोट मांगने जाएंगे तो इन्हीं मजबूरियों का, इसी बेबसी का, इसी लाचारगी का जिक्र करके वोट लेंगे सर, या फिर कोई कारकर्दगी बता के वोट लेंगे? देखिए, आप नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हो, कारकर्दगी उस वक्त बताता है आदमी जब सारे वसाइल उसके पास हों, इख्तियारात उसके पास हों, तो वो डिलीवर ना कर सके तो वो गलती पे है आदमी। कराची के लोग बाशऊर हैं, जानते हैं कि किस तरह से कराची को हैंडल किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध गवर्नमेंट को कराची से वोट नहीं पड़ता, उसकी सजा कराची वालों को दी जा रही है। अगर मेरे पास एज पर द SLGO 2013 पूरे इख्तियारात होते तो ये कंडीशन नहीं होती। कराची के अवाम जानते हैं, मुझे कारकर्दगी दिखा के कराची के अवाम वोट नहीं डालेंगे। कराची के अवाम को खुद पता है अच्छा कौन ज्यादती कर रहा है यहाँ, और जो इलेक्टेड लोग, सुने, ये तो कराची के इलेक्टेड लोग हैं, इंटीरियर सिंध के जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं इलेक्टेड लोग, उनसे तो पूछें आप कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। इस सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता। सर वैसे एक बात बताइएगा वसीम साहब, ये एनडीएमए किस इख्तियार से कराची में आई है सर? जी सर, ये एनडीएमए को वफाक ने भेजा ना सर, आपके इत्तेहादी वफाक ने एनडीएमए को भेजा है ना सर। तो सर ये जब आप इतनी देर तक बैठे रहे 2-3 साल तक, तो आप भी तो वफाक से कह सकते थे कि पहले भेज दो भाई, आके सही कर दो सब कुछ, इतनी मशीनरी दे दो, इतना अमला दे दो। देखिए ना, ये वफाक ने मशीनरी दी, ये वफाक ने बंदे दिए, ये आप पहले भी वफाक से ले सकते थे। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब यही तो मसला है, आप अगर रिसर्च करें तो आपके पास जवाब आएंगे। मैं 4 साल से फेडरल गवर्नमेंट को भी हैमर कर रहा हूँ, सूबे की गवर्नमेंट को भी हैमर कर रहा हूँ, लिख के दे चुका हूँ, भेज चुका हूँ। मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है 2017 से, आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आर्टिकल 140A क्या कहता है? जो पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को जाने चाहिए, जो सिंध गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दिए। NFC अवार्ड पे शोर मचाती है, PFC अवार्ड आज तक नहीं किया। जो ऑक्ट्रॉय के पैसे वो नहीं दिए जाते डिस्ट्रिक्ट को भी और KMC को भी। मैं 4 साल से यही आवाज उठा रहा हूँ। जो आज फेडरल गवर्नमेंट का जो आई है निकल के
वो उससे सवाल करें आप कि 4 साल से ये वसीम अख्तर चीख रहा है उस आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आप खुद मौजूद हो, उसके अंदर पार्टी बने हो, इमरान खान साहब खुद, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाते ताकि इख्तियारात बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा वसीम साहब ये बताइएगा सर, कराची के ये अर्ज में कर रहा हूँ सर, ये बताइएगा ये जो आपने कहा कि आपको तनख्वाहों में भी शॉर्टफॉल पड़ जाता है, नहीं हो सकते, तो ये अली हैदर सुने, ये वसीम साहब ये 25 अरब या 26 अरब का जो सालाना बजट पास होता है सर, ये इसमें तनख्वाहें भी कम पड़ जाती हैं सर? अली हैदर मेरी बात सुन लें, अगर मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। आपका सवाल, हर सवाल का जवाब दूंगा मैं, जो आप बीच में आ जाते हो ना तो वो सिलसिला टूट जाता है, अवाम को सही बात पहुंचती नहीं है। मैं दूसरा सवाल मैं ये कह रहा था, जब तक इख्तियारात वसाइल एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं होंगे कोई भी हल नहीं कर सकता। एक सिर्फ नालों की छोटे से इशू पे पूरा पाकिस्तान आ गया है। कराची अभी एक इशू ये नहीं है गंदा पानी मिलता है पीने को, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सीवरेज के अंबार हैं, सीवरेज तबाह है, कचरे के अंबार हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पतालों का बुरा हाल है, तो एनडीए में करेगा सब कुछ आके। मेरी गवर्नमेंट केएमसी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट है सिंध का, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वसाइल मिलने चाहिए वो दिए जाएं। आपने अभी सवाल किया तनख्वाह का, मैं आपको बड़ा अच्छा आपने सवाल कर लिया है, मैं आपको हर चीज बता देता हूँ। अच्छा हम तक पहुंचे, देखिए मुझे 4 साल हुए मेयर बने, मेरे पास इस वक्त कागज सामने मौजूद है गवर्नमेंट के, मेरे अपने नहीं है, गवर्नमेंट के। पहले साल 2016-17 में मुझे एलोकेट किए गए एडीपी का अमाउंट, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का अमाउंट 4 अरब 16 करोड़ रुपए, मुझे 16-17 में 4 अरब 16 करोड़ रुपए मिले केएमसी। उसके बाद 2017-18 में एलोकेट किए गए 5 अरब रुपए, मुझे 4 अरब रुपए केएमसी को दिए गए। 2018-19 में 5 अरब एलोकेट किए, केएमसी को 2.5 अरब रुपए दिए। 19-20 में 3 अरब एलोकेट किए, 62 करोड़ रुपए केएमसी को दिए। शॉर्टफॉल है 4 सालों में 6 अरब का, हर महीने 16 करोड़ से ऊपर का शॉर्टफॉल है सिर्फ तनख्वाहों में मेरा केएमसी का। ये आप सुन रहे हैं ना, तो जो बिल्कुल ठीक की रेवेन्यू, मैं सुन रहा हूँ सर, आवाम भी सुन रही है, मैं भी सुन रहा हूँ। जनरेशन है, सुने, जो केएमसी की रेवेन्यू जनरेशन है मैं उसको अपनी तनख्वाहों का पूरा करता हूँ उसमें। वो डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे। चले बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वसीम अख्तर साहब वक्त हमारे पास चुके खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है, आप इख्तियार नहीं है, इख्तियार एक अम्ब्रेला के नीचे होने चाहिए, ये आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है सर। लेकिन फिर आखिर में जब अगली दफ़ा इलेक्शन आएंगे तो आवाम को शायद फिर यही कहा जाएगा कि जिनके पास इख्तियार है उनको वोट दे दो, हम तो बहुत बहुत शुक्रिया मेयर कराची वसीम अख्तर साहब आपके वक्त का। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद नून लीग बल्कि शरीफ खानदान के 10 लोगों पर एक करप्शन के मुकदमात हैं, बड़े मुकदमात, अरबों रुपए के मुकदमात, इनमें से 5 लोग ऐसे हैं जो इश्तिहारी हैं। तो अब नाज़रीन आगे होने क्या जा रहा है? मरीम नवाज साहबा को भी नैब ने बुला लिया है, आरिफ हमीद भट्टी साहब से पूछेंगे इस वक्फे के बाद। खामोशी इख्तियार करने के बावजूद, अपने बयानियों को देश निकाला देने के बावजूद शरीफ खानदान की कानूनी मुश्किलात खत्म होने में नहीं आ रही। आज का दिन मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए 3 खबरें लेकर आया और तीनों का ताल्लुक उनके खिलाफ बनने वाले केसेस से है। एक खबर तो यह है कि नैब ने मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब कर लिया है। मरियम नवाज पर जाती उमरा में 200 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम मुंतकिल कराने का इल्जाम। खबरों के मुताबिक जमीन मुंतकली में LDA के कवायद व ज़वाबित नजरअंदाज किए गए। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स ज़िमनी रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। रेफरेंस पर बाकायदा समाअत के लिए 27 अगस्त को गवाह तलब किए जाएंगे। आज जब इस केस की समाअत हुई तो शहबाज शरीफ ने कहा वो खरबों की सरमायाकारी लाए, कई मंसूबों में सरकार की अरबों रुपए की बचत की, सरकारी दौरों के बाद करोड़ों रुपए का TADA तक
नहीं लिया, इसके बावजूद 20 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया जा रहा है। रमजान शुगर मिल्स केस में इल्जाम यह है कि जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो उन्होंने अपने बेटों की शुगर मिल्स के लिए सरकारी पैसे से नाला बनवाया। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, इन्हें तावीज कराना चाहिए। आज फर्द जुर्म लगी है और उसका केस सीरियस है, उसको कोई शहबाज शरीफ को तवीज़ धागे का काम करना चाहिए और कोई तावीज़ शवीज़ करे उसका और हमजा के केस सबसे ज़्यादा सीरियस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उस पर विटनेसेस भी सख्त हैं। एक जानिब शेख रशीद इन केसेस को संजीदा करार दे रहे हैं, दूसरी जानिब शरीफ खानदान के खिलाफ इदारों की कार्रवाइयों में भी तेजी आती जा रही है। आज से 3 रोज पहले नैब ने शरीफ ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। इन पर शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जाम है। 6 माह कबल 15 फरवरी को नैब ने मॉडल टाउन लाहौर में शरीफ खानदान की मलकियती कंपनियों पर छापे भी मारे थे। 3 सेफ के लॉक तोड़े गए, वहां से फाइलें उन्होंने निकाली और जितनी फाइलें ऊपर कैबिनेट में मौजूद थी वो भी अपने हमरा ले गए और बाकायदा प्रोफेशनल डाकुओं की तरह नैब ने ये रेड कंडक्ट किया। अगर इनके पास इजाजत मौजूद थी ये हमें कहते, हम वो लॉक जो इन्होंने लॉक तोड़े हैं वो खोल के दिए जा सकते थे। नाज़रीन, इस वक्त शरीफ खानदान के 10 अफराद केसेस हैं, जिनमें से 5 इश्तिहारी जो केसेस चल रहे हैं, इनमें से कुछ केसेस में जमानतें मिल चुकी हैं और कुछ में तारीखी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये केस 3 तरह के हैं नाज़रीन, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग। हमजा शहबाज तो जेल में है और अपनी जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज, इनकी अहलिया, बेटों और दामाद यानी पूरे खानदान पर आमदन से ज़ायद असासों का केस है। इनके खिलाफ अक्टूबर 2018 में तहकीकात शुरू हुई थी और तहकीकात शुरू होने के बाद शहबाज शरीफ की सारी फैमिली एक एक करके मुल्क से बाहर चली गई। पहले दामाद अली इमरान मुल्क से बाहर गए, फिर बेटे सुलेमान शहबाज, फिर अहलिया नुसरत शहबाज और बेटियां भी बाहर चली गई। अक्टूबर 2018 में ये जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो अचानक पता चला कि नवंबर में शहबाज शरीफ साहब की सारी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से बाहर जाना शुरू हो। लिहाजा अली इमरान मुल्क से बाहर चले गए जो इनके दामाद थे, फिर सुलेमान शहबाज साहब बाहर चले गए, फिर नुसरत शहबाज जो शहबाज शरीफ साहब की बेगम है वो अपनी बेटियों के साथ मुल्क से बाहर चली। इल्जाम यह है कि शरीफ खानदान ने अपने मुलाजमीन के नामों पर कंपनियां और अकाउंट्स बनवाए। पहले गैर कानूनी तौर पर कमाई गई रकम गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर भेजी गई और फिर यही रकम टेलीग्राफिक ट्रांसफर या टीटी के जरिए अपने अकाउंट्स में मंगवाई गई ताकि इसे वाइट किया जा सके। रकूम भेजने के लिए ऐसे लोग इस्तेमाल किए गए जिनका कोई वजूद ही ना था या ऐसे लोग थे जो इतनी रकम भेज ही नहीं सकते थे। मसलन कोई शख्स रेडी लगाता था, कोई पापड़ बेचता था और चौधरी शुगर मिल्स को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड बहुत बड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, इसके अंदर करप्शन भी है, किकबैक्स भी हैं। और किस तरह से एक शुगर मिल को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, किकबैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई जॉइंट वेंचर करके एक कंपनी दिखाई जाती है जो बनाई गई। चौधरी शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके चचाजाद भाई यूसुफ अब्बास पर भी है। इस केस में नैब ने तीनों को गिरफ्तार भी किया था। ताहम नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए जमानत पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को भी जमानत पर रिहा कर चुकी है। इसके अलावा नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, बेटों हसन और हुसैन नवाज पर 3 रेफरेंसेस बनाए गए थे, एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इन रेफरेंसेस का सामना किया। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में दोनों को सजा सुनाई, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई, लेकिन हसन और हुसैन ने अदालती कार्रवाई का सामना ही नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर इन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। नवाज शरीफ के समधी और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार पर भी आमदन से ज़ायद असासों का इल्जाम है। वो इब्तिदा में अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने थे, इन पर फर्द जुर्म भी आयद की गई थी, लेकिन बाद में वो बरतानिया चले गए। अब इन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। नवाज शरीफ पर हुकूमती तोशाखाना से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से खरीदने का भी मुकदमा है, जिसमें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी कर चुकी है। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान की, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। आपके वक्त का सर, अचानक से शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस में तेजी आई है, केसेस तो पहले भी थे, तो सर क्या लगता है कि खामोशी भी इख्तियार करके देख ली और जमानतें भी देकर देख ली, उसके बावजूद भी नरमी नहीं बरती जा रही?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आप किसी से कमिटमेंट करें कि नवाज शरीफ इलाज के लिए जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे और पूरा ना करें, उसके बाद आप गैर मुल्की लॉबियों को हायर करें, फिर तो दूसरों ने भी जिन्होंने गारंटी दी थी आप उनको फेस सेविंग नहीं दे रहे, रट देंगे। और दूसरी बात, मैं सियासी जमातों ने एक फैसला किया हुकूमत ने कि उन्होंने 18वीं तारीख में उन्होंने एफसी अवार्ड में जरूर क्लियर कराना है। अब जैसे आज मरियम साहबा और उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया, अगली इतला है कि चंद रोज कबल एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद के करीब कहीं, तो उधर नैब को बुलाया गया और मेरा ख्याल है कि मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी की तरफ भी हाथ स्क्रू टाइट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी 2 से 3 माह में केसों के फैसले हो। तो असल बात मेरा ख्याल है उस तरफ जाएगी, क्योंकि मरियम खुद खामोश थी। तो अभी क्योंकि एनएफसी अवार्ड या 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ कोई नहीं है, वो अकेला उनका मकसद है कि वो इसको मंजूर कराना। और एनएफसी अवार्ड में वफाकी हुकूमत को सुबह अपने पैसे कम करें, तो मेरा ख्याल है ये बात कामयाबी की तरफ जाएगी, जिस तरीके से अब तो भट्टी साहब इसमें मिस कमिटमेंट का तो आंसर शायद कम नजर आ रहा है। लेकिन जो दूसरी बात आपने की है कि 18वीं तरमीम की रिपील करना मकसद हो सकता है, उसके लिए आर्म ट्विस्टिंग की जा रही हो, ये मुराद है सर? बहुत हद तक ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आज जान के मरियम और बुज़दार साहब को बुलाया गया है। ये केस थोड़ा सा पुराना है, होटल अभी बना भी नहीं था एयरपोर्ट के करीब, उसको शराब का लाइसेंस दे दिया गया और इससे 3 गुना ज्यादा नैब के पास सीएम पंजाब के बारे में इंफॉर्मेशन है और एविडेंस के साथ अब इन्हें बुलाया गया। मैंने इसके बाद नैब क्या करती है ये तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। मेरी इतलात के मुताबिक आप आइंदा चंद रोज में सिंध नैब को बहुत ज्यादा मुतरक देखेंगे और फिर कहीं ना कहीं मामला होंगे कि 18वीं तरमीम एनएफसी वार्ड पे बैठ के कोई मामला तय किए जाए, क्योंकि पाकिस्तान में और करप्शन अब साथ चल नहीं सकते, तो लिहाजा हर चीज का एक तरीकाकार होता है। तो मेरा ख्याल है ये बेहतर तरीका अपनाया गया करप्शन के खात्मे का। अच्छा, मैं एक भट्टी साहब जिमनी सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके, वो बुज़दार साहब के हवाले से है। सर ये मतलब ये तो वही वाला मसला है जो से भैंस चोरी का इल्जाम लग गया था चौधरियों पर। तो सर ये मामलात और सबूत नैब के पास अरबों रुपए की करप्शन के हैं, मगर बुलाया सिर्फ एक शराब के लाइसेंस पर है। ये मामला इसके पीछे कुछ और है सर? मामला काफी कुछ और है। देखिए, आपको याद होगा अलीम खान साहब पर नैब का इल्जाम लगा तो उनसे रिजाइन ले लिया गया जी। बाबर अवान से रिजाइन ले लिया गया, वो पकड़े नहीं थे गए, इल्जाम था तलब किया गया था सब्तैन खान पे। अब देखना ये है कि कल वजीर आज़म आ रहे हैं तो उस्मान बुज़दार तो सबसे ज्यादा फेवरेट उनके हैं, उन पर एलिगेशन है उनके और उनके भाई ने और उनके पुप्पा ने, कुछ लोगों ने ये पैसे लिए हैं मुबैना तौर पर। अब वजीर आज़म इस पर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि वजीर आज़म को बाज़ लोग मुशावरत कर रहे थे कि पंजाब में करप्शन की लूट से लगी हुई है और वजीर आज़म किसी सूरत में भी बुज़दार को तब्दील नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका एक ख्याल था या उन्हें किसी ने कहा था कि आप वजीर आज़म उस वक्त तक रहेंगे जब तक बुज़दार है। अब बुज़दार साहब को तलब किया, कल वजीर आज़म आते हैं, उनका भी इम्तिहान है कि क्या वो उस्मान बुज़दार को ये कहेंगे कि आप पर करप्शन का इल्जाम लग गया, आप रिजाइन दे के भले नैब से क्लियर होके आए। अगर नहीं कहते तो समझे कि फिर एनएफसी अवार्ड के लिए खासी मुश्किलात का सामना होगा। अच्छा, बिल्कुल। अब वापस से जरा टॉपिक पे आते हैं, शरीफ फैमिली पर आते हैं। भट्टी साहब, शरीफ फैमिली ने तो पहले भी हर बात मानी, मतलब एक्सटेंशन जैसे मामले पर भी चूं नहीं की, तो 18वीं तरमीम के मामले पर भी शायद इतना रेजिस्टेंस ना आता, तो उसके बावजूद आपको लगता है ये नैब की तलबियों की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, इसमें पड़ी। देखें, एक्सटेंशन पे रजामंदी हुई, एफटीएफ पे भी आपके शहर के करीब इस्लामाबाद किसी को बुलाया गया और बताया गया कि सुबह अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा जो 18वीं तरमीम में है ना जिद कर रहे हैं बिलावल भट्टो, उनकी आप गुफ्तगू थोड़ा सा सुने। इस पर एक कुछ लोगों की मुलाकात हुई नून लीग से, उन्होंने कहा नहीं 18वीं तरमीम पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है ना आप करें, तो अदारे आपको पता आईन और कानून के मुताबिक करते हैं। मरियम वरना अरसा दराज से खामोश थी, बज़ाहिर तो बादिउल नजर में कोई ऐसी बात नहीं की। शहबाज शरीफ भी खामोश है, एपीसी हो नहीं पा रही, 2-3 दफा बिलावल साहब भी आए हैं, तो बज़ाहिर मेरी इतलात के मुताबिक
पार्टी में ये मुशावरत थी कि कम से कम NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पे लिया जाए। पहले 2 कौमी मफाद थे, FTF या इसका एक्सटेंशन उस पर कर लिया जाए। तो इमरान, नवाज शरीफ और नून लीग काफ़ी हद तक 80% रजामंदी है, लेकिन आपने जब 3 पार्टियों से 2/3 मेजोरिटी लेके अमेंडमेंट करानी है तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि दिखाना है दाया और मारना बाया। इसका मतलब ये है कि किसी और बड़ी सियासी जमात जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, उनकी अहम शख्सियात के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शरीफ खानदान का जो एक खासा था कि पंजाब उनके पास रहता था और पंजाब में उनके पास बड़ी साहब ताकत रहती थी, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उनको ये ताकत मिली थी, वो ताकत अब सरेंडर करने जा रहे हैं। देखिए, उनका एक ख्याल है शरीफ फैमिली का कि अब कभी भी इलेक्शन हो तो 1000% वो पंजाब से जीत जाएंगे। 18वीं तरमीम पे इसलिए वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे कि अगर कभी उन्हें हुकूमत मिलती है तो पंजाब मुल्क का 62% है, इसमें वो थोड़ा सा दूर का खेल रहे हैं, टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन नून लीग रजामंद हो जाएगी। एक दफा मरियम को कुछ नहीं कहेंगे, इस दफा बड़ी इज्जत से बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे, एहतराम से बात करेंगे, 2-4 गुफ्तगू करेंगे, सिर्फ उन्हें मैसेज दिया है कि हम दोबारा भी बुला सकते हैं। इस दौरान PTI के चंद एडवाइजरों को भी नोटिस जाएगा और उसके बाद पीपल्स पार्टी को कहेंगे भाई आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आ जाए, अब आप पे भी ये एलिगेशन है। और इस दौरान पसे पर्दा सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी, अवाम मजबूर करेगी कि अवामी मंगों के मुताबिक मुल्की मफाद के खातिर फैसला करे, तो फिर मेरा ख्याल है ये फैसला किसी सिमत होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। लबनान में जो आपने तबाही देखी नाज़रीन, तारीख में ऐसी तबाही कोई पहली बार नहीं, इससे पहले हिरोशिमा नागासाकी में भी इससे बड़ी तबाही देखी जा चुकी है। ऐसी तबाहकारियाँ कितनी देर तक अपना असर रखती हैं, इस पर बात करते हैं। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में धमाकों के बाद लोग गुस्से में हैं, सोग में हैं, जिम्मेदारान की सजा का मुतालबा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैरूत का धमाका भी बिल्कुल एटमी धमाके जैसा था, क्योंकि जैसा धुएं का बादल बैरूत धमाकों के बाद उठा, बिल्कुल इसी तरह का बादल एटमी हमले के बाद भी फजा में उठा। बैरूत के धमाकों ने जापान के एटमी हमले की याद दिला दी नाज़रीन, और आज इस अंधोनाक वाक़े को 75 साल भी मुकम्मल हो गए हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा जबकि 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए थे। 2 जापानी शहरों पर एटमी हमले के नतीजे में 2 लाख के करीब अफराद लुत्फ़ जल। एटमी धमाके में जो जिंदा बच गए उनकी जिंदगी भी मौत से बदतर हो गई थी। उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन उनके जिस्मों पर एटमी तापकारी के असरात रह गए थे। एक अरसे तक तापकारी के असरात का सिलसिला जारी रहा। हिरोशिमा और नागासाकी के 50,000 अफराद तापकारी से बुरी तरह मुतासर हुए। 1000 के करीब अफराद कैंसर की वजह से हलाक हुए, कई जिंदगी भर के लिए अपहाज हुए। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक शदीद तापकारी के सबब मुतासरीन को उल्टियां लग गईं, उनके सर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा, इन्हें महीनों तक मतली, इसहाल और खून की कमी का सामना करना पड़ा, जबकि उनके बाल तक गिर गए। जो जिंदा बच गए नाज़रीन, वो कई दहाइयों तक जिस्मानी और नफ्सियाती सदमे से जंग लड़ते रहे। जापान पर होने वाले इन हमलों के फौरन बाद एशिया में दूसरी आलमी जंग का खात्मा हो गया था। 14 अगस्त 1945 को जापान ने हार मान ली थी, हथियार डाल दिए थे, लेकिन तारीख ये भी बताती है कि जापान पर एटमी हमला करने वाला अमेरिका जंग अजीम दोयम में शामिल ही उस वक्त हुआ था जब 1941 में पर्ल हार्बर में अमेरिकी बहरी बेड़े पर अचानक हमला किया गया और इसके 2300 फौजी वो मारे गए। अमेरिका ने आज तक जापान पर एटमी हमलों की माजरत नहीं की है, शर्मिंदगी का इजहार कभी नहीं किया। 2016 में बराक ओबामा पहले अमेरिकी सदर थे जिन्होंने हिरोशिमा का दौरा किया, वहां जाकर भी उन्होंने माजरत नहीं की। अलबत्ता ये जरूर कहा कि दुनिया को जौहरी हथियारों से पाक होना चाहिए। अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसने अपनी तारीख का 92% वक्त जंगो जदल में गुजारा। अमेरिका 1776 में अपने कयाम के बाद से अब तक नाजरीन 243 साल में से 225 साल हालत जंग में रहा। अमेरिका दूसरे ममालिक की सियासत में मदाखलत करता है, हुकूमतें तब्दील कराने की कोशिश करता है, इंतखाबात पर असरअंदाज होता है, दूसरे ममालिक की हुकूमतें बदलने के लिए खुफिया मिशंस भेजता है। 2017 तक अमेरिका ने 118 बार दूसरे ममालिक में फौजी मदाखलत की। सर्द जंग के दौरान 72
ममालिक में हुकूमत तब्दील कराने की कोशिश की। 1949 से 2000 तक गैर ममालिक में 27 खुफिया ऑपरेशन किए। हालिया तारीख में अमरीका अफगानिस्तान में फौज भेजकर वहां तालिबान की हुकूमत खत्म कर चुका। इराक में फौजें भेजकर सद्दाम हुसैन की हुकूमत को खत्म कर चुका। लीबिया में मदाखलत करके मोअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत को खत्म कर चुका। शाम में मदाखलत कर चुका है और इन जंगों में लाखों अफराद का खून अमरीका के हाथों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ अफगानिस्तान में 10 साल के दौरान 1 लाख से ज्यादा शहरी जाँ बहक हुए और अफगानिस्तान में अमरीकी जंग तो 20 साल से जारी है। जबकि ब्रुवान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में अमरीकी जंग में 5 लाख से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बने। अमरीका के जंग मुखालिफ लिखारी डेविड स्विंसन के मुताबिक जंग अजीम दोइम के बाद से अमरीकी फौज ने 2 करोड़ लोग मारे या इन्हें मारने में मदद। यहाँ पर हम लेंगे वक्फा। वक्फे के बाद आपको एक अंधोनाक कहानी नहीं, एक सिलसिला बताएंगे। औलाद नाफरमान होती थी सुना था, औलाद एहतराम नहीं करती थी सुना था, लेकिन अब औलाद माँ बाप को मारने भी लग गई है। वक्फे के बाद बताएंगे। माशरा किस तरफ जा रहा है? अदम बर्दाश्त और गुस्से की बदतरीन मिसालें सामने आ रही है। मुकद्दस रिश्तों की हुर्मतें पामाल हो रही हैं। दुनियावी मफादात, आर्जी फायदों के लिए अजीम हस्तियों की जिंदगियां ली जाने लगी। मामूली बातों पर माँ और बाप की अजमत को रोंदा जा रहा है। बदबख्त औलाद अपने हाथों से अपनी जन्नत को उजाड़ रही है। कहीं बाप को गोलियां मारी जा रही हैं, कहीं कुल्हाड़ी के वार करके माँ की जिंदगी का खात्मा किया जा रहा है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान कुन है वो ये है कि सिर्फ 2 हफ्तों में वालिदैन को कत्ल करने के 7 वाकयात पेश आ चुके हैं। और सिर्फ आज ही के दिन 2 लर्ज़ाखेज़ वाक़यात सामने आए। आज शहर कायद में संगदिल बेटे ने कुल्हाड़ी के वार से 70 साला मां को कत्ल किया, जिसके बाद पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आज ही के दिन नाज़रीन जिला राजनपुर में भी एक बदबख्त बेटे ने अपनी मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सिर्फ 3 दिन पहले 3 अगस्त को गुजरावाला की तहसील कामोकी में भी घरेलू नाचाकी पर बदबख्त बेटे ने मां को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। 30 जुलाई को चुनियोट में जायदाद ही के तनाज़े पर एक बेटे ने फायरिंग करके मां की जान ले ली। 28 जुलाई को लाहौर और गुजरावाला में इंसानियत सो जुल्म की 2 दास्तानें हुई। नाज़रीन गुजरावाला में बेटे ने अपनी बीवी के साथ मिलकर बाप का गला दबाकर मार डाला और 28 जुलाई को ही लाहौर में बेटी ने आशना और मां के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। कातिल बेटी साथियों समेत गिरफ्तार तो है, लेकिन इस संगीन जुल्म से भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस बदबख्त बेटी को अपने जुर्म पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं। हफ्तों में वालिदैन को कत्ल करने का 7वां वाकया 25 जुलाई को सामने आया, जब बहावल नगर में एक स्कूल टीचर बाप ने अपने बेटे को जायदाद से आग करने की धमकी दी तो सफाक बेटे ने तैश में आकर फायरिंग करके बाप की जान ले ली। ये वाकयात बहुत दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक, लर्जा देने वाले हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक इनका अंजाम होता है। नाज़रीन अपने वालिदैन पर जुल्म ढाने वाली ऐसी बदबख्त औलाद जिसको ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे दूसरे सबक सीखे, इबरत हासिल करे, लेकिन सजा की बजाय उनके साथ होता क्या है हम आपको बताते हैं। इस तरह के वाकयात के अंजाम की मामूली सी झलक आपको दिखाते हैं। ना चंद दिन पहले रावलपिंडी में एक बेटे ने अपनी मां को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो हर एक ने देखी, वायरल हुई। इससे अब इस वाकये की वीडियो वायरल हुई नाज़रीन, मीडिया पर खबरें भी चली तो हुकाम ने इस जुल्म का नोटिस लेना मुनासिब समझा और लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मजलूम मां ने मीडिया पर आकर खुद पर होने वाले जुल्म की दहाइयां दी थी, लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि बेटे ने मां से माफी मांग ली और मां ने बेटे को माफ कर दिया और पुलिस ने फाइल बंद कर दी। एक बंदे ने जुल्म किया, सारी दुनिया ने देखा, लेकिन कानून फिर भी कोई कार्रवाई करने से बेबस है। अगर ऐसे वाकयात का अंजाम ऐसा होगा नाज़रीन तो फिर माशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त और भी बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। गुस्से में आकर रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने, मुकद्दस हस्तियों की जान लेने के वाकयात होते रहेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन भी हैं और ऐसे मामलात पर गहरी ऑब्जर्वेशन नजर रखती हैं। नौरीद फातिमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर साहिबा, क्यों ये नौबत आ चुकी है प्रोफेसर साहिबा के पहले तो एहतराम की कमी थी, इज्जत की कमी थी, अब तो जान ले ली जाती? बहुत शुक्रिया अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हिमायत अली शायर ने आज के इस आदमी को जो अपने माँ बाप की जान लेने पे तुल गया है, उसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात की थी और बड़ी दिलफिगार सी बात है। उसने कहा था कि कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ।
कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए, आज इंसानों में हूं और खून के जलथल में हूं, रूह का कातिल हूं मैं और जिस्म के मक्तल में हूं। वो जो पत्थर के दौर का इंसान था, मुझे आज का इस मुआशरे का इंसान लगता है कि दोबारा वापस जाना चाहता है। और वो जो हम बात करते हैं कुर्बे कयामत की निशानियों की, कि जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये वो दौर आ जाएगा जब औलाद अपने माँ बाप पर हुक्म चलाएगी। तो जैसे आपने बात की कि बात तो हुक्म चलाने से बहुत आगे निकल गई, अब तो वो जो इंसानी अकदार, वो जो अखलाकी अकदार हैं, वो इस्लामी और दीनी अकदार को पीछे छोड़कर इंसानी अकदार से भी बात जो है वो बाहर गुजर गई है। तो ये लम्हा फिक्रिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस सोसाइटी पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें देखना होगा कि इस सारे जवाल के और इस जो इंतशार और कुश्तो खून है, इसकी वजूहात क्या है। और मैं 1 2 3 करके बड़ी सादा सी बात जो है वो अवामुन नास तक पहुंचाना चाहूंगी आपके चैनल और इस प्रोग्राम की वसातत से, कि देखिए हम किसी एक तबके को जिम्मेदार करार नहीं रह सकते। लॉकडाउन में 5-6 माह से जो सिचुएशन हमारे सामने है, आधी से ज्यादा मोर देन 60% लोग जो हैं वो आपको पता है कि माली बहरान का शिकार है। बल्कि जो इंटरनेशनल सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली 81% लोग इस वक्त जो है वो इफेक्ट हुए हैं और उनकी इकोनॉमी जो है वो जॉब ओरिएंटेड हो या बिजनेस ओरिएंटेड, वो सोसाइटी डिप्रेस हुई है, वो ट्रॉमा में गए हैं, वो उस लॉकडाउन के अंदर एक दूसरे के जो है वो उनके प्रॉब्लम्स, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब देखना ये है कि वो जो एक सोसाइटी के अंदर जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आया उसको हमने फिल अप कैसे करना है, उसके जो है वो इकदामात क्या होने चाहिए कि हम इस सोसाइटी को एंजाइटी और डिप्रेशन से निकाल सकें। सबसे पहले कुरान कहता है उसका साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो माँ बाप पे क्यों निकल रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं माजरत के साथ कि उसका इम्पैक्ट माँ बाप पे क्यों निकल रहा है। देखिए 2 जगह होती हैं जो 2 बड़ी दरसगाहें होती हैं किसी भी इंसान के लिए। सबसे पहले उसका अपना घर, मतलब उसकी माँ की गोद, फिर उसका घर, उसके घर का माहौल, और उसके बाद उसकी तालीम जहाँ पे वो हासिल करता है, स्कूल वगैरह। क्या इन दोनों में खराबी है? ना घर में सिखाया जा रहा है कि एहतराम कैसे करना है, चले एहतराम तो बहुत दूर रह गया कि जान कम से कम नहीं लेनी माँ बाप की, और ना स्कूलों में सिखाया जा रहा है। अली भाई, आपका बच्चा पिछले 6 माह से स्कूल नहीं गया, और एक मुहतात सर्वे के मुताबिक आफ्टर दिस लॉकडाउन 10 मिलियन किड्स दे विल नेवर रिटर्न टू द स्कूल। अब आप खुद सोचिए कि जो क्राइसिस के बाद की सिचुएशन है वो इससे भी हॉरिबल है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने तालीम और तरबियत इन दोनों एरियाज को जो है वो इस तरह से अलग अलग बांट दिया है कि हम समझते हैं किताबें पढ़ा देना, रट्टू तोते बना देना ये जरूरी है, डिग्री ले आए, ग्रेड्स ले आए। लेकिन वो जो तरबियत थी जिसके लिए अल्लामा ने कहा था कि ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, वो आदाब फरजंदी सिखाने वाला वक्त का बराहीम किधर है? वो वक्त की माँ जो हाजरा है वो कहाँ है? ये जो अहलीकुम नारा की मैं बात कर रही हूँ कि इब्तदा अपने घर से, जो बात आप कर रहे हैं माँ की गोद, उस माँ के पास तो आज जितने मसाइल हैं या जितनी वो मैं समझती हूँ गैर शऊरी तौर पर उसने अपने बच्चे को नेग्लेक्ट किया हुआ है, तो फिर सोसाइटी डेविएशन की तरफ नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? और फिर सोसाइटी में आप देखिए कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं, जो हमारा मीडिया है, उसके ऊपर जो हमारी रियासत है जो माँ का दर्जा रखती है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।